नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे मालती जोशी जी की कहानी छोटी लकीर बड़ी लकीर। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए छोटी लकीर बड़ी लकीर। मम्मी, राजू मामा आए हैं नीली मारुति में, तो इतना हुलस क्यों रही है? मम्मी ने मुझे स्कूली लड़की की तरह डपट दिया। तूने क्या कभी गाड़ी देखी नहीं है? तुम्हारे वहाँ तो पोस्टमैन तक कार में आता है। मम्मी, मैं हुलस रही थी तो इसलिए कि ये राजू मामा की गाड़ी है। मम्मी ने मुंह बिचका दिया और वह उसी निर्लिप्त भाव से मटर छीलती रहीं। उनकी इस भंगिमा पर आश्चर्य व्यक्त करने का भी मुझे समय नहीं मिला। दरवाजे की घंटी बज चुकी थी। मैंने दौड़कर दरवाज़ा खोला। अब हुलसने की बारी मामा की थी। अरे मीनू बिटिया, तू कब आई? हमें खबर तक नहीं हुई। परसों शाम ही तो पहुंची हूँ मामा। कल का पूरा दिन तो थकान उतारने में ही निकल गया। आज सोच रही थी अकेली ही आई है। हाँ, उस बार नहीं आ पाई थी ना। पल भर के लिए हम दोनों ही चुप हो गए। उस बार से मेरा तात्पर्य वे समझ रहे थे। पापा की मृत्यु के समय मैं आ नहीं पाई थी। मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था। ये अकेले ही आ गए थे। उसके बाद 1.5 साल तक मेरा आना किसी न किसी कारण से टलता ही रहा। इतनी दूर उड़कर आना इतना सहज भी तो नहीं है। बरसी पर तेरी बहुत राह देखी थी, मामा बोले। उन्हीं दिनों मेरी सास अपनी बाईपास सर्जरी के लिए वहाँ पहुँच गई थी। फिर कैसे आती? अच्छा, कैसी हैं अब? ठीक हैं, अभी वहीं है मेरे पास। उन्होंने ही कहा कि मैं बच्चों को देख लूँगी, तू बेफिक्री से हो आ। तभी तो मेरा निकलना संभव हो सका। बच्चों को भी ले आती, ज़रा घर में रौनक हो जाती। खैर, दीदी कहाँ हैं? बुलाती हूँ। उन्हें बिठाकर मैं भीतर गई। फिर से बुलाने का नाटक करना पड़ा। मम्मी, राजू मामा आए हैं। आ रही हूँ, मम्मी ने कहा और घुटनों पर हाथ लिए धीरे धीरे बाहर आईं। मैं तो हैरान रह गई। ये अचानक इनके पैरों को क्या हो गया? सुबह तक तो ठीक ठाक थे। मामा ने आगे बढ़कर उनके पैर छुए। कैसी हो दीदी? बस जिंदा हूँ, मम्मी ने थकी सी आवाज़ में कहा। तुम अपनी कहो, तुम इधर कैसे भूल पड़े? मामा का चेहरा इस व्यंग्योक्ति से म्लान हो आया। फिर भी मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारा आशीर्वाद लेने आया हूँ। शशांक की शादी कर रहा हूँ। इसी 25 का मुहूर्त निकला है। अब तुम्हें पूरे 8 दिन वहाँ आकर रहना होगा, नहीं तो काम ही नहीं चलेगा। तुम्हारे सिवा बड़ा बुजुर्ग अब है ही कौन? इसीलिए शायद एकदम शादी की खबर देने आया है। क्षण भर को मामा हतप्रत हो गए। फिर संभल कर बोले, अरे उन लोगों ने समय ही कहाँ दिया। न सगाई न सगुन, बस एकदम से शादी की तारीख निकाल दी। उसका भाई अगले महीने कनाडा जा रहा है ना, इसीलिए। वे लोग क्या यहीं के हैं? मैंने बातों का रुख मोड़ना चाहा। तब तक मम्मी दूसरा तीर चला चुकी थी। सुषमा नहीं आई? मामा इस बार शायद हमले के लिए तैयार ही थे। चट से बोले, अरे उसके तो हाथ पांव फूल गए हैं। समझ में ही नहीं आ रहा कि इतनी जल्दी कैसे क्या होगा। उसी ने कहा है कि दीदी को ज़रूर लेते आइए, वे ही सब काम पार लगाएंगी। इस बार मैंने मम्मी को मुंह खोलने का मौका ही नहीं दिया। पूछा, अच्छा मामा यह बताइए क्या लेंगे, चाय या कोल्ड ड्रिंक? इस समय तो कुछ नहीं लूँगा बेटे, अभी बहुत जगह जाना है। सबसे पहले यहीं आया हूँ। तुझे देखकर इतनी खुशी हुई है कि बता नहीं सकता। अब तुझे शादी तक यहीं रहना है, एकदम से चली मत जाना। यह भी कोई कहने की बात है? तुझे इतनी दूर से बुलाने की सामर्थ्य तो मेरी नहीं थी, पर सच कहता हूँ, हर शादी में तू बहुत याद आई। सब लोग होते थे, बस तू ही नहीं होती थी। मुझे भी तो सबसे मिले कितने दिन हो गए हैं। निशी को तो शादी के बाद देखा ही नहीं। शशि दी भी तो आई होंगी। हाँ, दोनों आई हैं, बच्चे भी आए हैं। किसी दिन आ जाओ ना, दिन भर गप्पे लगाना। शादी में तो भागम भाग मची रहेगी। हाँ ज़रूर,
अच्छा दीदी, चलूँगा मैं, बहुत जगह जाना है, मामा ने कहा और मम्मी की उत्तर की प्रतीक्षा किए बगैर ही चल पड़े। मैं गाड़ी तक छोड़ने गई। चलने से पहले मामा ने अपना निमंत्रण एक बार फिर दोहराया। मैंने एक बार फिर उन्हें आश्वस्त किया। अपनी लाडली मिनी पर ढेर सारा प्यार उड़ेलकर मामा चले गए। उन्हें छोड़कर वापस आई तो देखा मम्मी हॉल में वैसी ही मूर्तिवत खड़ी हैं। उनके उस पथरीले मौन को तोड़ने की गरज से मैंने कहा, चलो यह अच्छा हुआ शशांक की शादी निकल आई, सबसे इकट्ठे ही मिलना हो जाएगा। कितने कितने दिन तो हो जाते हैं। अब तो सुशांत की भी शादी हो गई है ना? कैसी है उसकी बहू? प्रशांत दा वाली भाभी की भी बस झलक भर याद है। राजू ने तुम्हें कार्ड नहीं दिया? मैं स्तब्ध रह गई। तो इतनी देर से मम्मी के दिमाग में यही प्रश्न घुमड़ रहा है। मैंने कहा, कार्ड की क्या ज़रूरत है, बेचारे खुद जो कह गए हैं। और फिर उन्हें मालूम थोड़े ही था कि मैं यहाँ मिल जाऊँगी। वही तो घर से गिनती के लेकर चला होगा। यह अकल थोड़े ही है कि 2-4 स्पेयर भी साथ में रख लेने चाहिए। मारुति में बैठने से क्या होता है, तौर तरीके थोड़े ही आ जाएंगे। मैं तो हैरान थी। इसी इकलौते भाई की विपन्नता को लेकर मम्मी कितनी परेशान रहा करती थी। उसकी खुशहाली के लिए कितने जतन, कितनी मंगल कामनाएं करती थी। और आज जब उनकी सारी प्रार्थनाएं फलीभूत हो गई हैं तो वह खुश क्यों नहीं हैं? पापा की मृत्यु ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया है, वे टूट गई हैं, यह तो मैं समझ सकती हूँ, पर वे इतनी असहिष्णु क्यों हो गई हैं? रात को मैं अपना खजाना खोलकर बैठ गई थी। इससे पहले जब भी भारत आई हूँ, एक सूटकेस केवल उपहारों से भरा होता था। आने से हफ्तों पहले शॉपिंग शुरू हो जाती थी। फिर भी यह डर बना रहता था कि कहीं कोई छूट न जाए। पर इस बार थोड़ा पसोपेश में थी। पापा की मृत्यु के बाद मेरी यह पहली भारत यात्रा थी। क्या इस बार सौगात ले जाना ठीक होगा? इस असमंजस से मुझे मेरी सास ने ही उबारा। बोली, इतनी दूर से क्या रोज रोज कोई जा पाता है? 6 साल बाद तो तुम अभी जा रही हो, फिर पता नहीं कब जाना हो। कम से कम छोटे भाई बहनों के लिए कुछ लेती जाओ। मेरे भाई बहन कौन हैं, माँ जी जानती हैं। मैं तो मम्मी पापा की इकलौती संतान हूँ, पर मामा का परिवार एक तरह से हमारा ही परिवार हो गया था। यूँ तो शहर में मेरी 2 बुआ लोग भी थीं, पर मम्मी के साथ उनकी पटरी कभी नहीं बैठी। राखी भाई दूज पर पापा ही वहाँ हो आते थे। जो देना होता था चुपके से दे आते थे। मैं भी उन लोगों के लिए हमेशा कुछ ना कुछ लाती थी। पापा बड़े खुश होते थे, पर उन सौगातों को मम्मी की नज़र से बचाकर रखना पड़ता था, नहीं तो घर में अच्छा खासा नाटक हो जाता था। इस बार गिनी चुनी चीज़ें ही लाई थी और अब उनका ही मुआयना कर रही थी। मम्मी, पिछली बार शशांक ने एक मल्टी कलर्ड स्वेटर की फरमाइश की थी, मैं याद से ले भी आई हूँ। अब शादी की सौगात के रूप में दे दूँ तो बुरा तो नहीं लगेगा ना? मैंने पैकेट खोलकर मम्मी के सामने किया तो उसे हाथ से परे हटाते हुए बोली, क्यों इतनी महंगी चीज़ें लाती रहती है? इन नाशुक्रों को कोई कद्र करना भी आता है? ज़रा पूछना उससे कि पिछले स्वेटर का क्या हुआ। वह तो अब छोटा भी पड़ गया होगा मम्मी, 6-7 साल पहले लाई थी, अब तो पुराना भी लगने लगा होगा। बिल्कुल नया का नया रखा है। उस दिन मिसरानी का लड़का पहनकर आया था, तब मैंने देखा। लोग तो इम्पोर्टेड चीज़ों पर जान छिड़कते हैं और ये नौकरों में बांटते फिरते हैं। मिसरानी का लड़का? तो क्या आजकल मामा के यहाँ मिसरानी लगी हुई है? मैंने विषयांतर करना चाहा। और क्या, अब तो तेरे मामा के यहाँ मिसरानी है, मेहरी भी है, बाजार हाट करने के लिए एक छोकरा भी है। इसका मतलब है मामा के यहाँ सब आनंद मंगल है। लेकिन यह सब बताते हुए मम्मी का स्वर इतना कसैला क्यों है? पिछली बार जब आई थी तब मम्मी ने ही हुलस कर बताया था, प्रशांत की बहू तो जैसे साक्षात लक्ष्मी का रूप धर कर आई है। जब से उसका पांव पड़ा है धंधे में नफ़ा ही नफ़ा हो रहा है। अब तो सुशांत की भी शादी हो गई है ना मम्मी? बहू कैसी है? अच्छी है, बस एक बार अपनी सास के साथ आई थी। पूरे समय वह गूंगी गुड़िया सी बैठी रही, जैसे बांध कर लाई गई हो। प्रशांत और उसकी बहू तो कभी इधर का रुख ही नहीं करते। सुशांत तो आता होगा, शादी से पहले आता था, अब तो फुर्सत ही नहीं मिलती। इंजीनियर बनने के बाद शशांक भी बुआ के घर का रास्ता भूल गया है।
शशि निशी पिछली बार मातम पुरसी का फर्ज अदा कर गई थी। अब 15 दिनों से आई हुई हैं, पर एक बार झांकने भी नहीं आई। ठीक तो है, जब गुड़ था तब चींटे भी चिपके रहते थे, अब यहाँ क्या रखा है? प्लीज़ मम्मी, मैंने तड़प कर कहा तो वे चुप हो गईं। बाद में मुझे ही बुरा लगा। बेचारी मम्मी अपने मन की बात मुझसे ना कहेंगी तो किससे कहेंगी? और ये तो वैसे ही बात करने को तरस जाती होंगी। नौकरों चाकरों के सिवाय यहाँ अब कौन आता है? उनका वह मौन तोड़ने की गरज से ही मैंने कहा, और मामी कैसी हैं, ठीक तो हैं? उसे क्या हुआ है? गोलगप्पे सी फूल रही है। अब तो रसोई में पाँव भी नहीं देती। दिन भर मसनद पर बैठी बहुओं पर हुक्म चलाया करती है। मम्मी के स्वर में व्यंग का पुट ज़्यादा था या ईर्ष्या का, यह कहना कठिन था। शायद दोनों की ही मात्रा समान थी। जिस निरीह भावज पर वे जीवन भर शासन करती रही थी, वह एकाएक सास के गरिमामय पद पर जा बैठी थी। उनकी इस उपलब्धि ने मम्मी को हीनता बोध से ग्रस्त कर दिया था। उनके अवचेतन में टीसता पुत्र का अभाव उभर कर सतह पर आ गया था। मेरे लिए भी मामी का यह नया रूप कल्पनातीत ही था। इससे पहले उन्हें जब भी देखा, रसोई में खटते ही देखा था। 5-5 बच्चों का साथ था। पति की आमदनी नहीं के बराबर थी। गृहस्थी की परेशानियां उन्हें कभी सिर उठाने नहीं देती, पर मैंने उन्हें कभी मुंह लटकाए नहीं देखा। अपने घर में तो व्यस्त रहती ही थी, हमारे यहाँ आती तो किचन में कैद हो जाती। उतनी देर मम्मी को आराम हो जाता, फिर मेरी पापा की फरमाइशों का दौर शुरू होता। मामी हंसी खुशी उसे पूरा करती जाती। होली हो, दिवाली हो, मेरा जन्मदिन हो या शादी की सालगिरह, मम्मी सुषमा के भरोसे निश्चिंत रहती थी। वे तो सिर्फ प्लान बनाती थीं, सारा काम मामी ही आकर निपटाती थीं। ईश्वर ने उनके साथ सचमुच बड़ा अन्याय किया था। ऐसी सुघड़ महिला को इतना अकर्मण्य पति मिला था, पर उन्होंने कभी माथे पर शिकन नहीं आने दी। देर से ही सही, उनकी तपस्या फली है। अब सारे सुख उनकी झोली में आ पड़े हैं। मुझे सचमुच बहुत अच्छा लगा। पर मम्मी के आक्रोश का अंत नहीं था। कहे जा रही थी, इस सुषमा को देखो, इसके लिए मैंने क्या नहीं किया। जिन बेटों के बल पर रानी बनी हुई है, उनके लिए कपड़े तक बनवाने का हौसला नहीं था इनका। पढ़ाई लिखाई तो दूर की बात है, पर आज इसे मेरे पास आते शर्म आती है। शशि और प्रशांत की शादी में इसके पास पहनने को ढंग की साड़ियाँ तक नहीं थीं। मैंने अपनी निकाल कर दी थी, और आज यह इतनी व्यस्त हो गई है कि निमंत्रण देने भी नहीं आ सकी। मम्मी, तुमने जो किया है उसे दुनिया जानती है। वे लोग ना माने तो उससे क्या होता है, पर तुम बार बार कहकर छोटी क्यों होती हो? यह अच्छा नहीं लगता। जब जी जलता है ना बिट्टो, तभी बात मुँह से निकलती है। बुरा तो मुझे भी लगा था मम्मी, मैंने स्वीकार किया। तुम्हारा इतना मान तो उन्हें रखना ही था। मन तो होता है कि शादी में ना जाऊं, पर राजू के लिए मन कलपता है। उसके घर की आखिरी शादी है। सुशांत की शादी में भी नहीं जा पाई थी। तेरे पापा को गुजरे तब 2 ही महीने हुए थे। इस बार नहीं जाऊंगी तो राजू को बहुत दुख होगा। वह बेचारा तो अब भी मेरा उतना ही मान रखता है। जब तब आ जाता है, घड़ी भर पास बैठकर सुख दुख की कह सुन लेता है। उनसे भी तो तुमने ठीक से बात नहीं की, तो क्या करूं? मन का गुबार कहीं तो निकलेगा। उसके सिवा मेरा अपना है ही कौन? तू उतनी दूर 7 समुंदर पार जाकर बस गई है। और मम्मी का अगला वाक सुबकियों में डूब गया। मेरे भी आंसू निकल आए। बरसों से जो रुलाई हम दोनों के मन में घुमड़ रही थी, उसे जैसे बाहर आने का बहाना मिल गया। उस रात बड़ी देर तक नींद नहीं आई। मम्मी का अकेलापन मन को कचोटता रहा। अपनी बेबसी पर कोफ्त हो आई, जिसने मुझे इससे पहले आने न दिया। बचपन में अगर कोई कहता कि लड़की तो पराया धन है, तो मैं उससे लड़ जाती, पर उसका मतलब अब समझ में आ रहा है। लड़का होता तो क्या इतने दिनों तक मुँह छिपाए पड़ा रहता? वह तो खबर मिलते ही दौड़कर आता और मम्मी को साथ ले जाता। आज मैं चाहूँ तो क्या उन्हें ले जा सकती हूँ? वे ही क्या साथ चलने को राजी होंगी? पापा के बाद घर का नक्शा बदला हुआ मिलेगा, यह तो तय था, पर लोगों के चेहरे भी बदल जाएंगे, यह नहीं सोचा था। और ईमानदारी की बात तो यह है कि यह बदलाव एकदम से नहीं आया है।
इसकी प्रक्रिया बहुत पहले से शुरू हो चुकी थी, पर तब हमारी ज़मीन इतनी पुख्ता थी कि उसका एहसास नहीं हुआ। राजू मामा का पूरा परिवार कभी इस घर का ही एक भाग हुआ करता था। मम्मी उन्हें पुत्रवत प्यार करती थीं। शादी के 14 साल बाद तक मम्मी की कोख सूनी ही रही। इस बीच मामा के यहाँ 2 बच्चे हो चुके थे और वे दोनों बच्चे मानो मम्मी के गले का हार थे। प्रशांत दा और शशि दी दोनों कोठी पर ही बने रहते। अपने उस किराए के कबूतर खाने में उनका दम घुटता था। वहाँ अभाव ही अभाव था, जबकि यहाँ सुविधा थी, साधन थे और संपन्नता थी। बुआ का लाड़ दुलार कई कई रूपों में प्रकट होकर बच्चों को अभिभूत किए रहता था। जब मामी के यहाँ तीसरा बच्चा आने को था तो मम्मी ने ऐलान कर दिया, अगर सुषमा के लड़का हुआ तो मैं प्रशांत को गोद ले लूँगी, लड़की हुई तो शशि को रख लूँगी। अपन को तो भाई पला पलाया बच्चा चाहिए। इस उम्र में अब नन्हे मुन्ने को पालना मेरे बस का नहीं है। मामा को कोई ऐतराज़ नहीं था। बच्चे तो वैसे भी बुआ के यहाँ ही पल रहे थे, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। वही इस असंभव घट गया जिसकी सबने आशा छोड़ दी थी। सुशांत के जन्म के कुछ समय बाद ही मम्मी ने मेरी आहट पाली और मम्मी की पूरी दुनिया ही बदल गई। उनका मन बदल गया, उनका रुख बदल गया। भतीजों के प्रति उनकी ममता का ज्वार एकदम उतर गया। मेरे जन्म के बाद भी मामा को कुछ दिन तक आशा बनी रही कि मम्मी प्रशांत या सुशांत को गोद ले लेंगी, क्योंकि तब तक उनके यहाँ शशांक भी आ गया था। पर मम्मी ने उनके प्रस्ताव पर ध्यान ही नहीं दिया। एक बार अपने बच्चे को गोद में खिलाने के बाद उनका मन दूसरे बच्चों से विमुख ही हो गया था। और मम्मी ने ठीक ही किया। दूसरों के बच्चों को गले लगाने के लिए गज भर का कलेजा चाहिए, वह मम्मी के पास नहीं था। अगर किसी को रख भी लेती तो उसके साथ अन्याय ही होता। मामा के जिन बच्चों पर कभी वे जान छिड़कती थी, उनके साथ उनका व्यवहार कभी कभी इतना अमानवीय हो जाता कि उतनी छोटी उम्र में भी मैं उसे अनुभव करती और शर्म से गड़ जाती थी। वे उन्हें मेरे खिलौने नहीं छूने देती थी, मेरे कपड़ों की अलमारी उनके सामने नहीं खोलती थी। मुझे दूध का गिलास भी उनसे छिपा कर दिया जाता था, जो मेरे गले से नहीं उतरता था। अगर मैं खाने के लिए ना नुकुर करती तो सबको सुनाकर कहती, दुनिया के बच्चों को देखो कैसे अघा कर खाते हैं, और इसे देखो पता नहीं कौन सा अमृत पीकर आई है कि भूख ही नहीं लगती। अगर मैं कोई भूल कर बैठती तो उसका दोष भी मेरे गंवार साथियों को ही दिया जाता। जो बच्चे कल उनकी आंखों के तारे थे, जो किसी दिन इस घर की शोभा बनने वाले थे, उनकी तहजीब में उन्हें अब खोट ही खोट नजर आने लगी थी। दिन भर उन्हें टोकती रहती, सोफे पर पाँव मत दो, पाँव घिसटाकर मत चलो, नाखून मत चबाओ, खाते समय आवाज़ मत करो, जूठे हाथ से गिलास मत उठाओ। बच्चे लाख छोटे हों, मान अपमान खूब समझते हैं। सबसे पहले प्रशांत ने आना छोड़ दिया, फिर शशि दी छिटक गईं। उनकी तो मुझ पर खास कृपा दृष्टि थी। मुझे अपमानित करने का या दुखाने का कोई मौका वे छोड़ती नहीं थीं। वे यह कभी नहीं भूलीं कि मैंने आकर उनसे बुआ की ममता भरी गोद छीन ली है, उनके सुख का संसार उजाड़ दिया है। मेरे इस अपराध को उन्होंने कभी क्षमा नहीं किया। निशी और शशांक भी जब तक छोटे थे माँ का पल्लू पकड़कर बराबर आते रहे। बुआ के घर का आकर्षण ही ऐसा था। हाँ, मामी के मनोभावों का भी पता नहीं चला। गजब की सहनशील थीं, हमेशा मुस्कुराती रहतीं। मान अपमान उन्हें कुछ भी नहीं व्यापता था। मम्मी की झिड़कियाँ भी हंसकर झेल लेती थीं। शायद जानती थीं कि अपने लंबे चौड़े परिवार को पालने के लिए ननंद का साया बहुत ज़रूरी है, इसीलिए नवोढ़ा दुल्हन की तरह सिर झुकाए रहती, मम्मी के अहम को तुष्ट किए रहती। मामा के परिवार में केवल 2 लोग थे जिनका हम पर निश्चल निर्हेतुक प्यार था। एक तो राजू मामा खुद थे, दूसरा था सुशांत। मुझसे मुश्किल से साल भर बड़ा होगा, इसीलिए मैंने उसे बड़े भाई का दर्जा कभी नहीं दिया। वह हमेशा मेरा हमउम्र साथी बना रहा। हर छोटे बड़े काम के लिए मैं उसका मुंह जोहती रहती। बाहर जाते समय वह साय की तरह मेरे साथ रहता। उसने मुझे कभी भाई की कमी महसूस होने नहीं दी। मेरी शादी में वही सबसे ज़्यादा रोया था। मेरे ससुराल चले जाने के बाद उसी ने मम्मी पापा का अकेलापन बांटा था। और अब मम्मी बता रही हैं कि सुशांत इधर का रुख ही नहीं करता। ताज्जुब है।
8 दिन तक मैं जज्ब किए रही। मन में एक आशा थी कि मेरे आने का समाचार मिलते ही मामा के यहाँ से कोई न कोई आएगा, कम से कम सुशांत तो ज़रूर ही आएगा। जब जब बाहर का गेट खड़कता मैं चौकन्नी हो जाती, उलाहनों को मन में तरतीब से सजाने लगती, पर उन्हें बाहर आने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि दरवाज़ा खोलने पर या तो महरी के दर्शन होते या डाकिए के। कभी कभी तो यह महज हवा की ही शरारत होती। पूरा हफ्ता इसी हताश प्रतीक्षा में बीत गया। फिर मेरा जी घबराने लगा कि अगर किसी से बिना मिले ही घर लौट गई तो बाद में यह बात मन में टीसती रहेगी। इतनी दूर से इतने सारे पैसे खर्च करके आती हूँ तो किस लिए? मम्मी पापा से मिलने की ललक तो खैर थी ही, पर और भी लोग थे। मेरी सहेलियाँ थीं, मामा और बुआ का परिवार था, अड़ोसी पड़ोसी थे। इन सब से मिलकर ही तो पीहर का परिवेश बनता था। यहाँ तक कि घर के नौकर चाकर भी इसमें शामिल थे। उनके बिना घर का चित्र पूरा नहीं होता था। आश्चर्य की बात तो यह थी कि मम्मी इस बार खुद मुझे बुआ लोगों के यहाँ ले गईं, पर मज़ा नहीं आया। पूरे समय रोना धोना ही चलता रहा। सहेलियाँ तो अब अपने अपने घर थीं। मेरा और उनका एक साथ मैके आना तो संभव नहीं था। जो भी मिली मातम पुरसी के लिए ही तत्पर लगीं। अड़ोस पड़ोस में भी एक तरह से यही बातें होती रहीं। उनकी बातों ने मुझे अपराध बोध से ग्रस्त कर दिया कि मैं इतनी देर से क्यों आई। कम से कम मामा के यहाँ मुझे यह सब झेलना नहीं पड़ेगा, यह निश्चित था। एक तो घर में शादी का माहौल था, दूसरे उस घर से मेरा रिश्ता औपचारिक कभी नहीं रहा, बल्कि वह तो जैसे इसी घर का एक हिस्सा था। मम्मी बार बार कहती रहीं कि शशि निशि को शौक प्रकट करने तुम्हारे पास आना चाहिए, पर मैं स्वयं ऐसा नहीं चाहती थी। मैं उन लोगों से एकदम सहज भाव से मिलना चाहती थी। प्रशांत दा के गुलगुथने बच्चे की खूब तारीफ सुन रखी थी, उसे देखने की खूब इच्छा हो रही थी। सुशांत की बहू को देखने का चाव था, और निशि से तो मैं शादी के बाद मिली ही न थी। सुना था शशि दी के पति भी अब क्लास 1 ऑफिसर बन गए हैं और गाड़ी वाड़ी ले ली है। यह सब देखने सुनने का चाव था, पर अभिमान की एक छोटी सी फांस मेरे मन में भी अटकी थी, जो मुझे उधर का रुख नहीं करने देती थी। फिर एक दिन पता चला कि हम लोगों की अनुपस्थिति में मामा मामी होकर गए हैं। फिर तो मुझे बहाना मिल गया। मामा का लाड़ दुलार, मामी का प्यार मनुहार, हम सब भाई बहनों की धींगा मुस्ती सब नए सिरे से याद आने लगा। अपने घर में तो मैं माँ बाप की इकलौती लाड़ो थी ही। मामा के यहाँ भी राजकुमारियों से मेरे नाज उठाए जाते थे। उनकी अपनी बेटियाँ इसीलिए कभी कभी ईर्ष्या से जल भुन जाती थीं। मम्मी इजाज़त नहीं देंगी यह मालूम था, इसीलिए एक दिन शॉपिंग का बहाना करके अकेले ही निकल पड़ी। यह मुझे मालूम था कि मामा का किराए वाला दड़बा 7-8 साल पहले ही छूट गया है। छोटा सा ही सही, अब उनका अपना मकान है। गांव में नाना जी के नाम की थोड़ी सी ज़मीन थी। मुकदमेबाजी करके पापा ने बड़ी मुश्किल से उसे छुड़ाया था। फिर मम्मी का हिस्सा भी मामा के नाम करके उसे बेच डाला था। उन्हीं पैसों से यह छोटा सा मकान खरीदा गया था। सारी दौड़ धूप पापा ने की थी, पर मम्मी ने सारा श्रेय प्रशांत दा की लक्ष्मी बहू को ही दिया था। कहती थी कैसी सुलक्षणी बहू है, देखो एक दिन किराए के मकान में नहीं रही, आने से पहले सारा इंतज़ाम कर लिया। शहर से बाहर एक सुनसान कॉलोनी में होने से वह घर सस्ता मिल गया था, पर अब ऑटो रिक्शे से जाते हुए देखा सड़क के दोनों ओर घनी बस्ती बन गई है। एक से एक सुंदर इमारतें नज़र आ रही थीं। पापा की दूरदर्शिता की दाद देने को जी चाहा। वे खूब जानते थे कि 4-5 साल में शहर यहाँ तक खिंच आएगा। मकान मेरा देखा हुआ था, पता भी पूरा याद था, पर जिस मकान के सामने मेरा रिक्शा रुका था वह तो पहचाना ही नहीं जा रहा था। शादी में रंग रोगन तो सभी करवाते हैं, पर मामा ने तो एक मंजिल चढ़ा ली थी। आसपास की खाली जगह भी घेर ली थी। सामने बड़ा सा जालीदार बरामदा निकल आया था। पुराने कमरे तो बाहर से नज़र ही नहीं आ रहे थे। दरवाजे पर वही नीली मारुति खड़ी थी, शायद कहीं जाने का प्रोग्राम था। दोनों बहनें पीछे की सीट पर थीं, सामने भाभी बैठी थीं। ड्राइवर की सीट खाली थी, शायद प्रशांत दा का इंतज़ार था। मम्मी ने मामी के लिए कहा था कि गोलगप्पे सी फूल रही हैं,
पर यह वर्णन तो प्रतिमा भाभी पर भी लागू हो रहा था। ऑटो के पैसे चुकाकर जैसे ही मैं मुड़ी, प्रशांत घर से निकले। अरे मिनी, तू कब आई? मुझे आए तो 15 दिन हो चले हैं। मामा ने बताया तो होगा, मैंने शिकायती लहजे में कहा। अरे मेरी और डैडी की तो 2-2 दिन तक मुलाकात ही नहीं होती है। डैडी, यह संबोधन मेरे लिए नया था। मैंने बताया तो था, आपको कुछ याद तो रहता नहीं है, भाभी ने उलाहना दिया। प्रशांत दा हंसकर रह गए। मिन्नी, अभी तो बैठोगी ना? हम लोग बस अभी आते हैं, शशि दी ने कहा। ओह श्योर, मैंने कह तो दिया पर मन खट्टा हो गया था। माना कि बाहर जा रहे थे, ज़रूरी काम होगा, पर 2 मिनट रुककर बात तो की जा सकती थी। उन तीनों ने तो नीचे उतरने की जहमत तक नहीं उठाई, जैसे गाड़ी कहीं भागी जा रही हो। मम्मी ठीक ही कहती हैं, मारुति में बैठने से तहजीब थोड़े ही आ जाएगी। मामी ने देखते ही अंक में भर लिया, पर पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि उस स्पर्श में पहले की सी ऊष्मा नहीं रही, या हो सकता है कि यह मेरा वहम हो। अभी अभी बाहर जैसा ठंडा स्वागत हुआ था, उससे मेरे मन में भी एक बर्फानी कठोरता व्याप गई थी। घर में एक गहमा गहमी थी, एक व्यस्तता का माहौल था। शादी के घर में यह स्वाभाविक भी था, पर मुझे लगा कि मेरे सामने कुछ ज़्यादा ही नाटक किया जा रहा है। मामी बता रही थी, लड़कियों ने 2 बार तेरे पास जाने का प्रोग्राम बनाया, पर कोई साथ ही नहीं मिला। किसी को दम मारने की फुर्सत नहीं है। दूल्हा अपने इंटरव्यू के चक्रों में लगा हुआ है, आज भी दिल्ली गया है। फेरों तक लौट आए तो गनीमत है। बड़ी मुश्किल से उस दिन तेरे मामा को पटाया था, पर तुम लोग मिले ही नहीं। बड़ी बुआ के यहाँ चले गए थे, मैंने थके स्वर में कहा। आजकल बीमार चल रही हैं। उसी समय गुलाबी शिफॉन में लिपटी एक गुड़िया सी लड़की मेरे लिए पानी ले आई और मामी की रामायण से मुझे निजात मिल गई। ये रश्मि है, सुशांत की बहू। मैं प्रतीक्षा करती रही कि वे मेरा भी परिचय देंगी, पर वे बहू के ही वंश गोत्र की विरदावली गाने में जुट गईं। हार कर मैंने कहा, मामी उसे मेरा नाम भी तो बताओ, नहीं तो वह समझेगी कि यह कौन सी नई बला टपकी है। हमें पता है, उसने शर्मीले अंदाज में कहा। इन्होंने अभी बताया था। सुशांत घर में है? मैंने आहत स्वर में पूछा। मन में फिर एक धक्का सा लगा। अभी अभी आए हैं, रश्मि ने पति की पैरवी की। कह रहे थे कि चाय साथ ही लेंगे। चाय बाकायदा डाइनिंग टेबल पर लगाई गई। लंबा चौड़ा सरंजाम था। सुशांत भी आकर बैठ गया, पर मुझे ना नाश्ते में मज़ा आया ना बातों में। बस यूं ही थोड़ा सा जुठार लिया। एक ज़माना था जब मामी मुझे देखते ही लपक कर रसोई में घुस जाती थी। साधन सीमित थे, हाथ हमेशा ही तंग रहा करता था, पर वे मेरी पसंद की कोई चीज़ ज़रूर बना देती थी। उसमें एक अनोखा स्वाद हुआ करता था, क्योंकि उसमें प्रेम होता था, आस्था होती थी। यहाँ तो कोरी औपचारिकता थी, दिखावा था। नाश्ते के बाद मामी दुल्हन के गहने कपड़े दिखाने बैठ गईं। सभी कुछ सुंदर था। मेरा मन अकारण पीछे लौटने लगा। शशि दी को शादी में मम्मी ने सेट बनवा कर दिया था। मामी के पास ढंग की 2 साड़ियाँ भी नहीं थीं, वे भी दी थीं। अब तो चित्र ही बदल गया है। पता नहीं ये लोग कौन सी जादू की छड़ी पा गए हैं। मिट्टी में भी हाथ लगाते हैं तो सोना हो जाती है। और ये बहन बेटियों के लिए, मामी ने मेरी तंद्रा तोड़ते हुए एक गट्ठर आगे सरकाया। मैं तो हैरान रह गई। सब की सब कांजीवरम की साड़ियाँ थीं। मैं सबको यूं ही उलट पलट रही थी कि एक पर तो नज़र अटक कर रह गई। नारंगी रंग की ज़मीन पर गहरे हरे रंग का जरी का बॉर्डर था और पल्ला भी इतना खूबसूरत था कि बस साड़ी पर से आंख उठाते ही देखा, दोनों सास बहू एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रही हैं। मैं बुरी तरह झेंप गई। रश्मि बोली, यह साड़ी मम्मी जी ने पहले ही दिन आपके नाम कर दी थी। आपकी पसंद का कितना सही अंदाज़ा था उन्हें। होगा नहीं क्या? उसे क्या मैं आज पहली बार देख रही हूँ? गोद में खिलाया है मैंने। उसकी पसंद नापसंद मैं ना जानूँगी। मामी, इतनी महंगी साड़ी मैं नहीं लूँगी। तेरी मामी की हैसियत ही क्या है बिट्टो, यह तो तेरे भाई दे रहे हैं। महंगी सस्ती जैसी भी है, तुझे पसंद तो है ना? देख, पहनना ज़रूर, नौकरों में मत बांट देना।
मामी, मैंने मुंह फुलाकर कहा, अव्वल तो वहाँ नौकर होते ही नहीं हैं, और मैं क्या कोई राजरानी हूँ जो कांजीवरम की साड़ियाँ नौकरों में बांटती फिरूंगी? अरे मेरी लाडो, तो किस राजरानी से कम है। मामी ने मुझे अंक में भरकर चूम लिया। मेरे आंसू निकल आए। मामी निहाल हो गईं, पर वह उन आंसुओं का भेद नहीं जान पाईं। यह अच्छा ही हुआ। मामी की बात ने मुझे एक अपराध बोध से भर दिया। हालांकि वह अपराध मेरा नहीं था। मामी ने हर बार मुझे साड़ियाँ दी, कोई तीज त्यौहार खाली नहीं जाने दिया। पर मम्मी वे साड़ियाँ अपने पास ही रख लेती थी। कहती, अब इन्हें कहाँ लाद कर ले जाएगी, यहीं रहने दे, मुझे भी ज़रूरत पड़ती ही रहती है। तो क्या मम्मी वे साड़ियाँ नौकरों में बांटती रही हैं? शायद इसीलिए शशांक ने अपना स्वेटर मिश्रानी के लड़के को दे दिया था। इसी संदर्भ में एक और दुखद प्रसंग याद हो आया। मेरी शादी से पहले मम्मी ने मामा के पूरे परिवार को कपड़े बनवा दिए थे। उद्देश्य यही था कि समधियों के सामने किरकिरी न हो। मामा ने प्रतिवाद भी किया था, तो मम्मी बोली, अरे मेरे कौन लड़का बैठा है जिसकी शादी में पहरावनी करूँगी। मुझे तो सारे अरमान इसी की शादी में पूरे करने हैं। अब बाद में हो या पहले, क्या फ़र्क पड़ता है। पर अकेले में मम्मी मेरे सामने भुनभुनाई थी। दुनिया के भाई बहन के यहाँ भात लेकर आते हैं, हमारे यहाँ तो उल्टी गंगा ही बह रही है। अब एक महंगी साड़ी देकर मामी उन सारे एहसानों का और अपमानों का बदला तो नहीं चुका रही हैं। उस प्रसंग से जुड़ी एक और याद। मम्मी ने कपड़े दिए ज़रूर थे, पर प्रशांत दा ने उन्हें हाथ नहीं लगाया था। वे कपड़े मामा के ही काम आए थे। प्रशांत दा मेरी शादी में भी नहीं आए थे। बाद में मिलने पर मैंने उलाहना दिया तो बोले, ज़रा बड़े लोगों के बीच उठने बैठने के काबिल हो जाऊं, तब तेरे दूल्हे से मुलाकात करूंगा। अभी थोड़ी देर पहले उन्हें देखा था। ऊनी नीले धारीदार सूट में कितने आकर्षक, कितने रोबीले लग रहे थे। किस आत्मविश्वास के साथ गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर स्टीयरिंग पर जा बैठे थे। पहले वाले प्रशांत दा की तो कोई झलक भी उनमें बाकी नहीं थी। बाद में मामी मुझे घर दिखाने ले गईं। घूम घूम कर हर कमरा दिखाया। शशांक का प्रस्तावित शयन कक्ष तक दिखा दिया। मुझे तो इतना संकोच हो रहा था, फिर भी डिज़ाइन की, साज सज्जा की तारीफ तो करनी ही पड़ी। मामी भी तन्मयता से प्रतिमा की सुघड़ता का, रश्मि की अल्हड़ता का बखान किए जा रही थी। सुनते सुनते मुझे ऊब सी होने लगी। मैंने कहा, मामी अब चलूँगी, घर पर मम्मी अकेली हैं। हाँ, दीदी तो अब बिल्कुल अकेली पड़ गई हैं। इसीलिए तो सोचती हूँ जितने दिन यहाँ हूँ उनके पास रहूँ। अरे मैं कितना सोचती हूँ, पर घर गृहस्थी में ऐसी फंस गई हूँ कि निकलना ही नहीं हो पाता। तुम्हारी अब बार बार दौड़ने की उम्र भी नहीं है मामी, पर बहुओं को ही भेज दिया करो, मम्मी का दिल बहला रहेगा। मामी थोड़ी देर चुप रहीं, फिर धीरे से बोली, बच्चों के अपने 100 प्रोग्राम होते हैं, और सच कहूँ लली, दीदी की भी अब उम्र हो चली है। वही पुरानी बातें लेकर बैठ जाती हैं। अब नई लड़कियों को उनमें मज़ा थोड़े ही आता है। मैं समझ गई, नई लड़कियों का तो बहाना है। अब तो पुराने लोगों को ही वे बातें अच्छी नहीं लगती होंगी। बहुओं के सामने हेठी जो होती है। चलने लगी तो मामा मिल गए। गाड़ी कहाँ है? ऑटो में ही आ गई थी। मैंने कहा, पर मन में बहुत पछतावा हुआ कि गाड़ी क्यों नहीं लाई। दरअसल मुझे अब उसका भरोसा नहीं रहा। इतने इतने दिन गैराज में बंद पड़ी रहती है। यूँ तो सामने वाले सक्सेना अंकल का ड्राइवर हर तीसरे चौथे दिन आकर देख जाता है, एक आध चक्कर लगवा देता है। फिर भी मेरी हिम्मत नहीं पड़ती। जब भी बाहर जाना होता है, गाड़ी को लेकर मम्मी से बहस हो ही जाती है। वैसे यहाँ ले भी आती तो मामा की नई नकोर मारुति उसका मुंह चिढ़ाती ही लगती। मामा ने सुशांत को आवाज़ दी थी। थोड़ी ही देर में वह जीप लेकर दरवाजे पर खड़ा था। अपनी है? हाँ, मामा बोले, 3-4 साल पहले ले ली थी। तिलहन संघ वालों ने पुरानी गाड़ियों की नीलामी की थी तो सस्ते में मिल गई। एक गाड़ी बहुत ज़रूरी थी, एक तो फैक्ट्री बहुत दूर है, फिर बिजनेस के सिलसिले में बच्चों को आसपास जाना भी पड़ता है। मारुति शायद नई है। अरे अभी ली है, 15 दिन तो हुए हैं। लेनी तो थी ही, सुशांत बोला। मैंने डैडी से कहा, शादी से पहले ले लो तो थोड़ा जलवा रहेगा। डैडी,
एक बार फिर यह संबोधन मुझे खटक गया। शादी में ज़रूरत हो तो अपनी भी मंगा लेना, फालतू ही तो खड़ी है। गाड़ियों की कोई कमी नहीं है मिनी, प्रॉब्लम तो उन्हें रखने की है, सुशांत ने कहा। ठीक भी है, अब तो हर किसी के पास गाड़ी हो गई है। किसी समय पूरे परिवार में यह फ़क्र सिर्फ हमें हासिल था, बाकी दुनिया साइकिल पर ही चलती थी। उस समय तो स्कूटर भी एक सपना हुआ करता था। पूरे 20 मिनट का रास्ता था, पर शायद हम लोगों ने 20 वाक्य भी मुश्किल से बोले होंगे। एक समय था जब हमारी बातें खत्म ही नहीं होती थीं। अब तो सोच सोच कर प्रश्न पूछे जा रहे थे। मैंने रश्मि की पढ़ाई, शौक आदि के बारे में पूछा। उसने मेरे बच्चों के बारे में जानना चाहा। तब मुझे याद आया कि मैं इतनी देर बैठी रही, पर मामी ने एक बार भी मेरे बच्चों के, उनके पापा के बारे में पूछताछ नहीं की, बस अपनी ही सुनाती रहीं। यह अदा उन्होंने कहाँ से सीखी? मम्मी से। गाड़ी उसने गेट के बाहर ही खड़ी कर दी। क्यों, भीतर नहीं आओगे? सॉरी यार, आज रश्मि को प्रॉमिस कर रखा है, उसे लेकर मार्केट जाना होगा। तो साथ ही ले आते ना, फिर से उतनी दूर जाओगे। वह क्या इस खटारे में बैठती है? उसके लिए तो मुझे घर जाकर बाइक उठानी होगी। हाँ, खटारे में तो बहनें ही बैठती हैं, ये तो फिर भी जीप है। मैं तो तुम्हारी खटारा साइकिल पर भी डबल सीट बैठी हूँ। कह तो गई, पर दूसरे ही क्षण लगा कि उस खटारा साइकिल का उल्लेख करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ज़रूर मम्मी भी ऐसा ही कुछ करती होंगी, तभी तो सब बिदकते हैं। सुशांत लेकिन मुस्करा दिया, बोला अब चलूँ, शादी में मिलते हैं। हाँ, उससे पहले तुम्हें फुर्सत ही कहाँ होगी, मैंने कहा, पर मेरी आवाज़ जीप की घरघराहट में डूब गई। सुशांत ने गाड़ी धीरे से बैक की, एक शार्प टर्न लिया और दूसरे ही क्षण वह सड़क पर दौड़ रही थी। गेट बंद करके मैं बड़ी देर तक वहीं गुमसुम खड़ी रही। मम्मी का दुख अब मेरी समझ में आ रहा था। उन्हें मामा के वैभव से ईर्ष्या नहीं थी, पर वे अपनी अवमानना झेल नहीं पा रही थीं। बहुत पहले एक कहानी पढ़ी थी। तात्पर्य था कि किसी लकीर को छोटा करना हो तो उसके सामने एक बड़ी लकीर खींच दो। मामा के लड़के यही कर रहे थे। वे गिन गिन कर सारे अपमानों का बदला ले रहे थे। उसे चुपचाप सहने के सिवाय कोई उपाय नहीं था, क्योंकि हम अपनी पारी खेल चुके थे, अब उनकी बारी थी। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।